नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नहीं रुक रहा है लाशों के मिलने का सिलसिला। दोराला थाना क्षेत्र के समौली में एक अधेड़ की लाश मिली। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत। सड़क पर मीट डालने वालों को पकड़ने गई पुलिस तो गांव वालों पर पुलिस के सामने ही कर दिया पथराव। सिसौली गांव का मामला, पुलिस जांच में जुटी। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में मुठभेड़ में एक बदमाश घायल। चेकिंग के दौरान पुलिस पर की थी फायरिंग। ईद के बाद अचानक ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा क्राइम का ग्राफ। भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव मेदापुर में सड़क पर दौड़ाकर युवक अफजल की चाकू से गोदकर की हत्या। पटेल मंडप में हुई बॉलीवुड नाइट में खूब झूमे दर्शक। बॉलीवुड के गीतों पर गायकों ने बांधा समा। एसपी सिटी, एसपी देहात और एडीएम सिटी के समझाने के बाद किसानों का धरना हुआ समाप्त। 10 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी के आश्वासन के बाद ही खत्म हुआ धरना। किसान का हुआ अंतिम संस्कार। और अब खबरें विस्तार से। लिसाड़ी गेट पुलिस की सोमवार अलसुबह चेकिंग के दौरान समर गार्डन चौराहे पर पड़ोसी पर जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ गोली चलाकर दहशत फैलाने वाले बदमाश से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया। पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार करने के बाद इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार बदमाश के खिलाफ चोरी सहित अन्य धाराओं में दर्जनों मुकदमे भी दर्ज है। पुलिस बदमाश का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुट गई है। मंगलवार अलसुबह पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जान से मारने की नियत से पड़ोसी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर दहशत फैलाने वाला तारापुरी का रहने वाला बदमाश मोहम्मद इरफान पुत्र फतेह मदीना कॉलोनी में छुपा हुआ है। पुलिस टीम ने बदमाश की घेराबंदी शुरू कर दी। सभी बदमाश पुलिस को चकमा देकर वहां से भागने लगा। पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसे समर गार्डन चौराहे पर घेर लिया। इस दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर गोलियां चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गोली बदमाश के पैर में जा लगी। उसके चलते वह घायल होकर मौके पर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया। पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद की है। लिसाड़ी गेट अंतर्गत चौकी पुवारी पिल्लो खेड़ी अपने क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान इन्हें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कल दिनांक 8/6 को तारापुरी क्षेत्र में जानलेवा हमले का आरोपी इरफान जो है यहाँ मदीना कॉलोनी की तरफ देखा गया है। इस सूचना पर इनके द्वारा पुलिस टीम के साथ उसकी घेराबंदी का प्रयास किया गया। घेराबंदी होते देख अपने इरफान द्वारा पुलिस टीम पर 2 फायर किए गए। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा फायर किया गया जिसमें दाहिने टांग में गोली लगी है। इसके पास से एक अवैध तमंचा, 2 315 बोर के खोखे और एक जिंदा कारतूस मिला है। यह कल रात्रि में 368/25 मुकदमा अपराध संख्या लिसाड़ी गेट में जो लिखा गया है उसका मुख्य अभियुक्त है। इसको उपचारार्थ भेजा गया है जिला अस्पताल में और फील्ड यूनिट मौके मौजूद है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना भवनपुर के मैदपुर गांव में सोमवार शाम 500 रुपए के विवाद में सरेआम चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने धारदार हथियारों से लैस होकर हमला कर दिया और युवक का पेट चाकू से चीर दिया गया। आरोपी मौके से फरार हो गया। थाना पुलिस पूरे मामले को दबाने में लगी हुई है। इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसके बाद हत्या की जानकारी हुई। एसएसपी ने बताया कि घटना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मैदपुर गांव निवासी 32 वर्षीय अफजल मेरठ में सिलाई का काम करता था। ईद की वजह से अफजल पिछले 2 दिनों से घर पर ही था। इस दौरान अपने पड़ोसी नौशाद और एक अन्य के साथ अफजल लगातार नशा कर रहा था। तीनों ने रविवार और सोमवार को शराब पी थी। सोमवार शाम नौशाद ने अफजल से शराब के लिए 500 रुपए मांगे थे। दोनों नशे में थे और अफजल ने पैसे देने से इनकार किया। इसके बाद दोनों में मारपीट हो गई। नौशाद यहां से अपने घर पहुंचा और मारपीट की जानकारी दी। नौशाद ने अपने भाई इसरार व अन्य परिजनों चांद, समीर व यामीन के साथ मिलकर अफजल पर हमला कर दिया। बीच सड़क पर अफजल को घेर लिया गया और धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। दूसरी ओर से अफजल के भाई आदिल, सारिक और तारिक भी आ गए और जमकर मारपीट हुई। नौशाद ने अफजल के पेट में चाकू मार दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। अफजल को आनर अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी मौत हो गई। फिर दिल दो नौचंदी को। नौचंदी मेले के पटेल मंडप में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांध रखा है। बॉलीवुड नाइट में गायकों ने दर्शकों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। बॉलीवुड के मशहूर गायक रहे किशोर कुमार के गीतों की महफिल में खूब रंग जमा।
टी सीरीज के गायक मनोज वर्मा उर्फ जूनियर किशोर कुमार ने ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गीत गाया तो दर्शक झूम उठे। पटेल मंडप में पहुंचे दर्शकों ने भी तालियां बजाकर गायक मनोज वर्मा की हौसला अफजाई की। इसके बाद टी सीरीज की ही गायक सुरेखा सरन ने भी दर्शकों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। गायक मनोज वर्मा और सुरेखा सरन की जुगलबंदी ने अपनी सुरीली आवाज के जादू से मेरठ वालों का दिल जीत लिया। दर्शक भी बॉलीवुड नाइट में ऐसे खोए कि कई बार वंस मोर की आवाज लगाकर किशोर दा के गीतों को फिर से सुना। और मनोज भाई जब भी आते हैं मान दिया है तो माध्यम से अपनी बात कहूंगा, ये मैं 4 शेरों के माध्यम से अपनी बात कहूंगा। 13-14 साल से लगातार आ रहा हूँ और मेरठ की जनता का ज़बरदस्त प्यार मिलता है और बड़े भाई नरेंद्र आशवादी जी पूरे कमेटी हर बार मुझे इतना इज्जत अफजाई करती है कि पूरे मेरठ का प्यार मुझे मिलता है। खाई के पान बनारस वाला, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ और मुझे 9 लखा दिला दे रहे, और सलामी इश्क मेरी जान, इनके साथ अब चाहे सर फूटे या माता, किशोर दा और लता जी के ज़बरदस्त गाने गाए आज, और मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊँ कहीं। सुरेखा जी हमारी बहुत ज़बरदस्त सिंगर है, हमारी मंत्रा 7 इवेंट टी सीरीज से, तो आज पूरी जनता को उछाल दिया हमने बिल्कुल। नौचंदी का ये कहूँगा कि हमारे ऐतिहासिक है, हमारा हिस्टोरिक है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसे सांस्कृतिक मेले इस प्रदेश में लग रहे हैं और प्रदेश सरकार भी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी ज़बरदस्त तरीके से इसका प्रोत्साहन कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। बचपन में भी आई हूँ मैं इस मेले में। नौचंदी मेले का मतलब है यहाँ मंदिर है ऐतिहासिक नौचंडी माताओं का, तो उस मेले के नाम पर ये, उस माँ के नाम पर ये मेला लगता है। और आज मैं यहाँ पर 25 में मनोज जी के साथ तीसरी बार आई हूँ और हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहता है नौचंदी मेले का। और लता जी की तरफ मेरे झुकाव ज़्यादा है, डेडिकेशन बचपन से ही, और मेरे संगीत में, परिवार में संगीत बसा हुआ है। और लता जी के गीत से शुरुआत करूँगी, ये मेरे वतन के लोगों। मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। मेरठ पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर बरस पड़े। मोदी सरेंडर वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि हाफिज से बड़ा मुहाफिज बनने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ आसिफ मुनीर, मसूद अजहर और हाफिज सईद ने भी ऐसी भाषा नहीं बोली जैसी राहुल गांधी बोल रहे हैं। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि मानसिकता 50 साल में नहीं बदलती, 3 पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता नहीं बदली। इसके बाद उन्होंने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के 27 में यूपी में बीजेपी के सफाया होने वाले बयान पर भी पलटवार की और कहा कि अखिलेश के शासनकाल में तमंचे बनने की खबर आती थी और अब एंटी मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस बन रहा है। किसी को बदला वक्त नजर नहीं आ रहा है। एक वो समय था कि जब दिल्ली के व्यापारी यूपी में आने से डरते थे और अब माफिया डर रहे हैं। दरअसल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में हिंदू साम्राज्य दिवस में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। छत्रपति शिवाजी स्मारक समिति के बैनर तले हिंदू साम्राज्य दिवस कार्यक्रम हुआ था, जिसमें बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, महापौर हरिकांत अहलूवाल, एमएलए अमित अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश शर्मा, कार्यक्रम संयोजक अरुण जिंदल सहित कई अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भारतीय सेना के अप्रतिम शौर्य का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर रहा है। इस कार्यकाल के दौरान जन जन तक शासन और सत्ता का लाभ पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य हुआ है। जो 55 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट्स मिले, ये वर्ल्ड का बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन था। इसी कार्यकाल के दौरान भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अभूतपूर्व छलांग लगाई है, ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व छलांग लगाई है, रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, एयरपोर्ट्स की संख्या 2 गुनी हो गई है। वो सारे विषय जो पूर्ववर्ती कार्य में सरकारें भी करती रहीं, वो कहीं बेहतर तरीके से, कहीं द्रुत गति से, पूर्ण पारदर्शिता के साथ, बिना किसी भ्रष्टाचार के आरोप के हुए हैं। इसके साथ ही साथ
इस कार्यकाल में भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना है, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरर बना है, दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चरर बना है। और वो भारत जिसके बारे में पूर्ववर्ती कार्यकाल के सरकार के वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब का संसद के पटल पर दिया गया बयान है कि उन्होंने कहा था कि साहब डिजिटल ट्रांजैक्शन इस देश में कैसे हो सकता है, लोग टेक्नोलॉजी को कम समझते हैं, शिक्षा का स्तर कम है। मोदी जी को पूर्ण विश्वास था भारत की क्षमता पर। आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम दुनिया के नंबर 1 के देश बने। अर्थात विकास और नए स्वरूप में भारत आज एक नए प्रतिमान की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे कार्य जो आजादी के समय के बाद के थे, यानी जो ये कहा जाता था कभी नहीं हो पाएंगे, जैसे धारा 370 और श्री राम जन्मभूमि का मंदिर पे भव्य मंदिर का निर्माण, वो सारे कार्य भी चरितार्थ हुए। और सबसे बड़ा अंतर यह आया कि भारत ने अपनी छवि सॉफ्ट स्टेट के रूप में समाप्त हो गई। अब यह साफ स्पष्ट उभर के आया है कि वो दिन चले गए जब भारत में आतंकवादी हमले होते थे और हम शांति वार्ता करते रहते थे और कहते थे कि आतंकवादी हमलों से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। वो दिन चले गए जब 15 जुलाई 2011 को राहुल गांधी ने ये कहा था, राहुल गांधी जी ने, कि आतंकवाद पे नियंत्रण पूर्णता संभव ही नहीं है। परंतु आज जिस ढंग से भारत ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट स्ट्राइक और इस बार ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया है, इसने भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारत की सोच के बारे में दुनिया में स्थापित किया है। डिफेंस प्रोडक्शन में हम दुनिया के नंबर 1 के देश बने हैं, मतलब दुनिया के अग्रणी देशों में से एक बने हैं। लंबे समय के बाद भारत उस स्थिति में दिखाई पड़ रहा है जो उसकी वास्तविक शक्ति होनी चाहिए थी। आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1,23,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। 23,000 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो पहले कल्पना से परे था कि भारत रक्षा उत्पादों का एक्सपोर्ट कर सकेगा। और इसके अतिरिक्त विदेश नीति के संदर्भ में देखें तो हमने अभूतपूर्व सफलताएं हासिल की हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मॉर्निंग कंसल्टेंट की रेटिंग में लगातार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित हुए हैं। हमें अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और रशिया से S-400 भी मिला है। हमने रशिया से ऑयल भी लिया है और इसके बावजूद क्वाड के मेंबर भी रहे हैं। ऐसी अनेक चीजें हैं जो कि उभर कर सामने आती हुई दिखाई पड़ी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इन 11 वर्षों में भारत की शक्ति, सुरक्षा, समृद्धि और समरसता तीनों में युगांतर स्थापित हुआ है। तो जिसे मैं एक बिंदु में कहना चाहूंगा कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, जिस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। देखिए, पहली बात तो राहुल गांधी जी किन बातों को कहते हैं और उनकी बातों को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत विचारणीय विषय है इस देश के सामने। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो बयान दिया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में सरेंडर का, यह शब्द तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने नहीं प्रयोग किया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने प्रयोग नहीं किया, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने प्रयोग नहीं किया, मसूद अजहर और हाफिज सईद ने नहीं प्रयोग किया। इस ढंग की बातें बोलने वाले नेता को क्या नेता प्रतिपक्ष के रूप में होने पे ये कांग्रेस पार्टी के लिए विचार का विषय। अब जो उन्होंने वर्तमान में बोला है तथ्यात्मक आधार पर बहुत स्पष्ट कहा जा सकता है, इसके सारे जवाब चुनाव आयोग दे चुका है। अब ये नहीं समझ में आता है कि जिस व्यक्ति को क्या चुनाव की प्रक्रिया की बेसिक समझ नहीं है, वो कह रहे हैं चुनाव आयोग सूची को जारी क्यों नहीं करता। भाई, चुनाव मतदाता सूची अवेलेबल रहती है, कोई जाके चेक कर सकता है। अब वो ये कह रहे हैं कि साहब हमने ये कहा था कि 5 बजे के बाद कितने लोगों ने वोट किया। अरे, आपके इलेक्शन एजेंट थे वहां पे, हर बूथ पे आपके एजेंट ने फाइनली साइन किया है और फाइनली उसको सील किया है। आप अपने एजेंट से पूछिए अगर आपको ये आपत्ति लगती थी। परंतु मैं मूल बात कहना चाहता हूं, ये जून 2025 है, आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण हुए। मानसिकता 50 साल में नहीं बदली है, पीढ़ियां 3 बदल गई हैं, कांग्रेस की मानसिकता नहीं बदली है। 1975 में कहा गया था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, यानी मैं ही देश हूं। आज ये राहुल गांधी करें आई एम द कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम द इंस्टीट्यूशन।
संविधान या संवैधानिक संस्था जब तक मेरे अनुकूल है तब तक वह संवैधानिक संस्था की गरिमा है, अन्यथा संवैधानिक संस्था की गरिमा नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे इनकी दादी ने भारत के इतिहास में, अब यह भी एक संयोग समझिए, उच्च न्यायालय के द्वारा चुनावी धांधली में दोषी पाए जाने वाली देश की इकलौती प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी है, जिनकी सदस्यता चुनाव में उनके द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त की गई थी। और तब उन्होंने सारे संविधान कानून को ताक पे रख दिया था कि हुकूमत मेरी रहेगी, सारे संविधान और संवैधानिक नियम कानून ताक पर। आज राहुल गांधी जी यही कह रहे हैं, मेरी हुकूमत रहेगी संविधान कानून ताक पर, और अगर मेरी हुकूमत नहीं रहेगी तो मैं संवैधानिक संस्थाओं को किसी भी प्रकार से उनकी गरिमा को नष्ट करूंगा। और मैं एक और बात कह दूं, इससे पूर्व भी एक इसका यह भी आप एंगल समझिए, राहुल गांधी जी को किस पर विश्वास है? वो सेना पर विश्वास कर चुके हैं, वो उससे पहले एयरफोर्स पर विश्वास कर चुके हैं, वो भारत की मीडिया पर विश्वास कर चुके हैं, वो वैक्सीन निकला था तो उन्होंने मोविड बोला था, वैक्सीन की गुणवत्ता पर विश्वास कर चुके हैं, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो मुहूर्त पर विश्वास कर चुके हैं। अब अगर आप देखिए तो हमने कितना वहां घुसकर पाकिस्तान ने मारा, उस पर उनको विश्वास नहीं है। हमें क्या कोई क्षति हुई या नहीं, इसके ऊपर उनको ज्यादा विश्वास है। तो मुझे लगता है कि जो अविश्वास और भ्रम से इतना भरा हुआ व्यक्ति हो, उसको समझाना शायद सिर्फ कांग्रेसियों की बस की हो सकता। और तो और छोड़िए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनके नेता जो गए भारत का पक्ष रखने, उन पे उनको अविश्वास है। तो राहुल गांधी जी के लिए एक ही पंक्ति कहना चाहूंगा, भाई अगर आप वहम में जी रहे हैं तो वहम की दवा नहीं होती। एक लाइन है जो कहा जाता, हमारे यहाँ माना जाता है कि धन्वंतरी वैद्य सर्वोच्च माने गए, जिनके पास सभी प्रकार के रोगों की मुक्ति का इलाज है। वैसे ही इस्लामी परंपरा में हकीम लुकमान माने गए। तो मैं उनको समर्पित करते हुए कहता हूँ राहुल गांधी जी के लिए कि इसमें क्या रखा है, देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। 2022 में अखिलेश यादव जी कहते थे 400 सीटें उनकी आएंगी, तो मजाक में टीवी चैनल में पूछा गया था बची 3 सीटें आपने किसके लिए छोड़ दी। तो ये यथार्थ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जनता क्या तय करेगी, ये जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए। और जनता ने केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो शानदार काम हुए हैं, उत्तर प्रदेश में जो बदलाव दिख रहा है। अब एक छोटी सी बात बताऊं, इस समय आपने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल का नाम खूब सुना होगा। अभी मात्र 15 दिन पहले रक्षा मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया लखनऊ यूनिट का, और 2 डिफेंस कॉरिडोर बने हैं। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश को मिला है, दक्षिण भारत वाला तमिलनाडु को मिला है। ठीक, वहां पे ब्रह्मोस की यूनिट यानी एंटी मिसाइल सिस्टम बनने जा रहा है, और फिलीपींस हमसे वो ऑलरेडी ले चुका है। बताओ, हम एक्सपोर्ट भी करने जा रहे हैं। अब आप बताइए, हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अखिलेश जी के शासनकाल में कट्टे बनने की खबर आती थी, और अब एंटी मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस बनने जा रहा है। अब इसके बाद भी अगर किसी को बदला हुआ वक्त नजर नहीं आ रहा है, एक जमाना था कि उत्तर प्रदेश में दिल्ली से व्यापारी आने में डरता था, बिजनेस और वो नहीं लगता, कहता यूपी में अब माफिया आने से डरता है। मुख्तार अंसारी ने पंजाब में जाकर अर्जी लगाई थी कि मैं कांग्रेस की हुकूमत में जेल में सुरक्षित हूं, उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहता। तो मुझे लगता है कि जनता बहुत विवेकशील है, वो सारी चीजों को देखकर निर्णय देगी। यदि आप घर की सजावट के लिए कुछ अलग हटकर खरीदना चाहते हैं तो फिर नौचंदी मेला चले आइए। यहाँ आपके लिए बहुत कुछ है। यदि आप लकड़ी आइटम के शौकीन हैं और ये चाहते हैं कि मेहमान जब आपके घर आए तो तारीफ करे बिना न रह पाएं, तो फिर नौचंदी मेला चले आइए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नौचंदी मेले में लगे सहारनपुर के स्टॉल पर वुडन के इतने आइटम हैं कि जो आपका दिल जीत लेंगे। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या खरीदें और क्या नहीं खरीदें। किचन के लिए भी बहुत कुछ है और वॉल के लिए भी, बड़े बुजुर्गों के लिए भी बहुत कुछ खास है, और घर के कॉर्नर सजाने के लिए भी। मेहमानों को चाय नाश्ता परोसने की वुडन प्लेट के तो कहने ही क्या, और तो और बड़े बुजुर्गों के बैठने के लिए पुराने जमाने का पीढ़ा भी मौजूद है। तो चलिए हमारी संवाददाता आपको दिखाएंगी कि नौचंदी मेला, जहां वो आपको दिखाएंगी कि क्या है घर की सजावट के लिए खास। तो आइए फिर नौचंदी को दिल दीजिए
और घर के लिए कुछ खरीद लीजिए। मैम नौचंदी में पहली बार आई है, सुना है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा रहा है, मतलब मोस्टली बहुत यूनिक चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे और शॉपिंग हम लोगों ने की है। अभी क्या क्या शॉपिंग करी? हम लोगों ने एक वो क्लॉक ली है ऐसी वाली जो डेकोरेशन वाली है। मेरा तो बचपन बीता, मुझे तो नौचंदी हर साल आना बहुत पसंद है और एक बार नहीं कम से कम 10 चक्कर लग जाते हैं, कभी अकेले, कभी बच्चों के साथ, कभी परिवार के साथ। बहुत पसंद है। जैसे क्रॉकरी वगैरह भी ली, बच्चों के लिए टॉयज लिए, प्लस यहाँ से भी वुडन का वर्क ले रहे हैं, जो है काफ़ी अच्छा निकलता है, काफ़ी अच्छा है। उधर ऐतिहासिक नौचंदी मेले में पूरी तरीके से रौनक लौट आई है। मेले में रविवार रात को भारी भीड़ उमड़ी। ये पहला दिन था कि जब प्रांतीयकृत नौचंदी मेले में इतनी भारी भीड़ उमड़ी थी। इस भीड़ ने नौचंदी मेले के दुकानदारों के चेहरे पर खुशियां ला दी। संडे को लोगों ने अपने परिवार के साथ फंडे मनाया और यही वजह रही कि भीड़ उम्मीद से भी कहीं ज्यादा थी। झूले वालों को खिलौने वाले हो, सॉफ्टी वाले हो या फिर अन्य दुकानदार, हर तरफ भीड़ ही भीड़ देखी गई। लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। जिस उम्मीद में बाहर के कई जिलों से दुकानदार यहां आए हैं, रविवार को उमड़ी भीड़ ने सभी दुकानदारों के लिए नई उम्मीदों के द्वार खोल दिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि अब नौचंदी मेले में इसी तरीके से भीड़ उमड़ी रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि देर रात तक लोग नौचंदी मेला में खरीदारी करते हुए नजर आए। उधर पटेल मंडप में माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शांता स्मारक कन्या इंटर कॉलेज गढ़ रोड की छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति से दिल जीत लिया। छात्राओं ने मां भवानी पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किया तो तालियां बजाकर छात्राओं की हौसला अफजाई की गई। शांता स्मारक कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित नाटिका सभी के आकर्षण का केंद्र रही। इस नाटिका के माध्यम से बेटी और बेटे के बीच होने वाले भेदभाव और उनकी शिक्षा को लेकर संदेश देते हुए बेटियों और बेटों को एक समान बताया गया। नगर निगम की तरफ से छात्राओं को प्रमाण पत्र भी दिए गए। कि वो क्या नहीं कर सकती है। आज हमारे बच्चों का पटेल मंडप में सांस्कृतिक कार्यक्रम था, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। उसमें उनकी थीम थी मिशन सिंदूर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और लोगों ने उसे बहुत सराहा और बच्चों को आशीर्वाद दिया, सर्टिफिकेट दिए गए। 35वीं यूपी जूनियर स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप के तहत दूसरे दिन बालिका और बालक वर्ग में 1 दर्जन मुकाबले खेले गए, जिसमें बालक वर्ग में ट्रिपल टीएससी ने आगरा को, बागपत ने संभल को, बीएलडब्ल्यू ने पीलीभीत को, अलीगढ़ ने कौशाम्बी को, शामली ने अमरोहा को हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया। कोट 3 ने खेले गए बालकों के मुकाबले में सहारनपुर ने आजमगढ़ 20-0 से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। वहीं बालिका वर्ग में लखनऊ से कानपुर को, कौशाम्बी ने झांसी को, फिरोजाबाद ने बरेली को हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया। कोट 2 में लड़कियों के मुकाबले में हापुड़ की टीम ने मिर्जापुर को एक भी गोल करने का मौका न देकर 20-0 से जीत दर्ज की। इस मौके पर एमपीएस ग्रुप की संस्थापक कुसुम शास्त्री, डायरेक्टर ऑफ एमपीजीएस ग्रुप विक्रमजीत शास्त्री ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के बाद प्लेयर ऑफ द मैच को पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं एमपीएस गर्ल्स विंग की प्रिंसिपल रचना शर्मा, मेन विंग्स की प्रिंसिपल डॉक्टर अलका श्रीवास्तव सहित एमपीएस ग्रुप के टीचर्स ने सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई। मेड़ विकास प्राधिकरण से जमीन का मुआवजा न मिलने से परेशान होकर बिजली के टावर पर चढ़कर इंसाफ की गुहार लगाने के दौरान बिजली के टावर से गिरकर घायल हुए किसान मनोहर की उपचार के दौरान मौत के बाद किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पर शव लेकर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया गया। किसान मनोहर की मौत की मजिस्ट्रेट जांच कराने, पीड़ित परिवार को नौकरी दिलाने, किसान के परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने और मेड़ा के जिन अधिकारियों की लापरवाही से किसान परेशान था और टावर पर चढ़ा था, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी गई, जिस पर अधिकारियों से किसानों को आश्वासन दिया तो किसान
मान गए और धरना खत्म कर दिया गया। भाकियू के जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी ने कहा कि जिस किसान की पुलिस और मेड़ा के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मौत हो गई है, उसके 3 बच्चे हैं, उनको भी अलग से मदद मिलनी चाहिए। दोराला थाना क्षेत्र के समौली गांव में मंगलवार की देर रात इन्वर्टर को ठीक कराने के दौरान बैंक कर्मचारी 28 साल के राहुल की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल घर में इन्वर्टर खराब होने से बिजली बाधित हो गई थी, जिसके बाद राहुल इन्वर्टर को ठीक कर रहा था, लेकिन अचानक से उसे करंट लगा और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। राहुल के पिता सुरेंद्र राज मिस्त्री का काम करते हैं और 2 बड़े भाई भी हैं। राहुल किसी प्राइवेट बैंक में कर्मचारी था। मवाना पुलिस ने मुबारकपुर गांव में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल 2 अवैध तमंचे, कारतूस व एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। प्रभारी निरीक्षक अखिलेश मिश्र ने बताया कि बीती 2 जून को मुबारकपुर गांव में प्रदीप के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाशों में से नामजद 2 आरोपी शाहजादपुर थाना अंचौली का रहने वाला अंकित गुजर व मवाना के ढोलापुरी कॉलोनी का रहने वाला अंकित सैनी चेकिंग के दौरान साधन पुलिया के पास से गिरफ्तार किए गए। दोनों के कब्जे से 2 तमंचे, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, एक मिस कारतूस और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने पकड़े गए दोनों बदमाशों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। उधर फलावता पुलिस ने मुकदमे में वांछित चल रहे एक बदमाश को अवैध तमंचे व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। थाना फलावता पुलिस ने थाने पर दर्ज मुकदमे में वांछित चल रहे महलका के रहने वाले आरिफ रिजवी को ग्राम गंगेरू जनपद शामली से गिरफ्तार किया गया है। इसकी निशानदेही पर एक तमंचा, 312 बोर, एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। आरिफ द्वारा महलका गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। पकड़े गए आरिफ के खिलाफ जनपद के विभिन्न थाने में सुसंगत धाराओं में 10 मुकदमे भी दर्ज हैं। मुंडाली थाना इलाके के सिसौली गांव से बडला कैथवाड़ा जाने वाले रास्ते पर माता रानी के मंदिर मार्ग के पास कट्टों में मांस के टुकड़े मिलने से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ग्रामीणों ने इसको लेकर हंगामा कर डाला। ग्रामीणों को समझाकर जब पुलिस मांस के टुकड़े डालने की जानकारी जुटाने पहुंची तो आरोप है कि पुलिस के सामने ही ग्रामीणों पर पथराव कर दिया गया। इससे मामला और बढ़ गया और पुलिस ने जैसे तैसे स्थिति को संभाला। एहतियात के तौर पर गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने कई लोगों को भी हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि माहौल खराब करने के मकसद से मंदिर मार्ग पर मांस के टुकड़ों को कट्टों में भरकर फेंका गया था। इस मामले में पुलिस अधिकारी सख्त कार्रवाई के मूड में नजर आ रहे हैं। मेरठ में लाश मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेरठ के दोराला थाना इलाके में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। यहां के समौली गांव में ईदगाह के पीछे 48 साल के राज मिस्त्री सतीश का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गांव के लोगों ने लाश मिलने की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बताया जा रहा है कि सतीश शराब पीने का आदी था और उसकी नाक और कान से भी खून निकल रहा था। शराब की लत की वजह से सतीश की पत्नी सीमा 10 साल पहले उसे छोड़कर अपनी 2 बेटियों अंजलि और खुशबू को लेकर मायके चली गई थी। सतीश की मौत कैसे हुई है, ये जांच का विषय है और पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है। अगर आपने किसी दूसरे की दीवार पर मीटर लगा रखा है तो हटवा लीजिए, क्योंकि यदि शिकायत होती है तो विद्युत विभाग आपको मीटर हटा सकता है। चेतना कॉम्प्लेक्स की दीवार पर लगे मीटर को विद्युत विभाग के अधिकारियों ने एक शिकायत के बाद हटा दिया और जिन लोगों ने मीटर लगाया था उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इस मामले में शिकायतकर्ता ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि गलत तरीके से बिजली का मीटर उनकी दीवार पर लगाया गया, जिसके बाद अधिशासी अभियंता राम यश यादव ने टीम भेजकर वैध तरीके से लगाए गए मीटर हटवा दिया। इस दौरान मीटर हटवाने की प्रक्रिया को लेकर किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर डाली। सावन के कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर पुलिस और प्रशासन ने विकास भवन में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें कांवड़ मेले को लेकर पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर बिंदुवार समीक्षा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने की। उनके साथ एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, सीडी नुपुर गोयल, एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्रा समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी विभिन्न क्षेत्रों के सर्किल ऑफिसर और एसडीएम स्तर के अधिकारी शामिल हुए। कांवड़ मेले के दौरान रूट डायवर्जन को लेकर विशेष तौर पर चर्चा की गई और वहीं कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कितने कैंप लगेंगे, इस बारे में भी चर्चा हुई।
चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं सिद्धपीठ ओगरनाथ मंदिर पर कांवड़ मेले के दौरान कांवड़ियों की सुरक्षा से लेकर जल चढ़ाने तक की व्यवस्था को लेकर बिंदुवार समीक्षा की गई और पिछले वर्ष की कांवड़ियों की संख्या को देखते हुए इस बार अतिरिक्त करने के भी निर्देश दिए। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार की छुट्टी होने के चलते संपूर्ण समाधान दिवस सोमवार को आयोजित किया गया, जिसमें मवाना में समाधान दिवस में करीब 19 अधिकारी नहीं पहुंचे। इसके बाद डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने सख्त आदेश देते हुए इन सभी 19 अधिकारियों को वेतन रोकने के आदेश एडीएम प्रशासन को दे दिए हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील मवाना में संपन्न हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। तहसील मवाना में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने तहसील दिवस में अधिकारियों को शिकायतों का समय सीमा के अंदर गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में 184 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 6 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया तथा शेष के समय सीमा के अंतर्गत निस्तारण के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने कहा कि आमजन की शिकायतों का निस्तारण प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सभी अधिकारी प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध व गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी शिकायतकर्ता से दूरभाष पर वार्ता करते हुए शिकायत का निस्तारण सुनिश्चित करें। संपूर्ण समाधान दिवस में चक्रोड़ पर अवैध कब्जा हटवाने, भूमि की पैमाइश कराने, पेंशन की मांग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग, विकास विभाग, चकबंदी सहित विभिन्न विभागों से संबंधित 184 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इस अवसर पर एसएसपी विपिन ताड़ा, सीडीओ निपुर गोयल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्य प्रकाश सिंह, एसडीएम मवाना दीपक माथुर सहित अन्य संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व आमजन भी उपस्थित रहे। उधर सरना में भी संपूर्ण समाधान दिवस पर छुट्टी के बाद शिकायतकर्ताओं की खासी भीड़ देखी गई, लेकिन वहां पर भी अधिकारियों की उपस्थिति कम ही नजर आई, जिसके चलते संपूर्ण समाधान दिवस में आए फरियादियों को केवल प्रार्थना पत्र देकर ही संतोष करना पड़ा। सरना में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एडीएम वित्त और एसडीएम ने फरियादियों की करीब 90 से ज्यादा शिकायतें सुनी और जिनमें से 3 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। साथ ही साथ क्षेत्र में पड़ने वाले थानों, तहसीलदारों को गुणवत्ता के आधार पर शिकायतों के निस्तारण करने के आदेश दिए गए और जो शिकायतें लंबित पड़ी हैं उन पर भी जल्द ही कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, तो जानिए वो जरूरी है जो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।